अपने कैरेक्टर को लेके क्या कहना चाहेंगे? बली में लोग उसे बहुत ज़्यादा ना, वो कांतारा फिल्म जो आई थी उससे रिलेट करके देख रहे हैं कि खुद से माइंडसेट कर लेते हैं कि वैसा कुछ होगा, बट कांतारा की स्टोरी से बिल्कुल अलग स्टोरी है, क्योंकि उसमें भी वो शर्टलेस थे और काफ़ी उसमें खून। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की तरफ जो आपने संगीत दिए हैं, वहाँ पर आपका रुझान कैसे आया, कैसे आया? तो मन में ये बात रही से कि अपन कैसेट निकलना चाहिए, अपन नाम होना चाहिए गाना के नीचे, देखने का मतलब फोटो लगी होनी चाहिए, अपन मौलिक गाना है। जैसे कि आपने अपनी गायकी से लोगों का दिल तो जीता था, अब बली का जो कैरेक्टर उसने भी लोगों का दिल जीत लिया। हमने एक गाना शूट किया था जो जैसे बंजारों वाला जो गाना होता है ना, तो उसमें कुछ क्लिप्स आई थी। एज ए लीड बली ही मेरी पहली फिल्म है। अच्छा, जिसे आपने डेब्यू किया, ऐसा कह सकते हैं? है ऐसा। लोगों की ना भीड़ लग जाती है जब अनुराग शर्मा का जब बैनर पोस्टर लगता है ना, कि लोगों को पता होता है कि आज यहाँ अनुराग शर्मा परफॉर्म करने वाला है। जब तक वो उसके लिए कहावत थी कि जब तक उस ठेले में भजिया और जलेबी बनेगा तब तक प्रोग्राम चलेगा। कभी ऐसा कभी लगा कि अब म्यूजिक छोड़ देनी चाहिए, अब म्यूजिक का साथ अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ? मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा। हाँ। मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी अब हो गए बेटा, बहु कुछ काम कर ले, मतलब कुछ बने, ऐसा बिजनेस कर ले। 100 में से 90 लड़के वहीं से होते हैं कारीवारी। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। रायपुर के 100 में से 90 सक्सेसफुल लड़के वहाँ से होते हैं। मिलियंस पे गए हैं। ऐसा कोई एक सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप उसे ही गुनगुनाना पसंद करते हो? बुध पथरागे कुछ नहीं सुहावे, ओ खर सुरता नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं माधवी श्रीवास। आज हमारे बीच, हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ी संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत के बाहर भी छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं, और वो नाम है अनुराग शर्मा का। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन एक्टर, बहुत ही बेहतरीन सिंगर और बहुत ही बेहतरीन प्लेबैक सिंगर भी कह सकते हैं हम उन्हें। बिना किसी देरी के मैं आपको मिलवाना चाहूँगी अनुराग शर्मा से। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद सीजी भास्कर का आपका कि आपने अपने श्रोताओं से मुझे रूबरू कराया। थैंक यू सो मच। अनुराग जी, बिना बात को लंबा खींचे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है, क्या वो संगीत से जुड़ा हुआ ही रहा है, या आप भी सिर्फ अकेले आप संगीत की दुनिया में आगे चल पड़े? नहीं, देखिए प्रोफेशनली तो म्यूज़िक में मेरे परिवार से कोई नहीं रहा, बट म्यूज़िक अच्छा म्यूज़िक सुनते थे। मैं काफ़ी छोटा था, मेरे दादाजी रामायण गाते थे, लेकिन अपने लिए गाते थे, उनके पास हारमोनियम था। अच्छा। और रामायण गाते थे। पिताजी मेरे जो हैं बिजली विभाग में थे, उस समय MP भी हुआ करता था। तो पापा भी बहुत अच्छा गाते थे। मम्मी हमेशा बताती है कि मुझे अपने सीने पे सुला के वो गुनगुनाते थे रफ़ी साहब के गाने, बट ऐसा प्रोफेशनली कोई भी नहीं था जो इस क्षेत्र में जिन्होंने जिसको करियर। आपका रुझान कैसे आया संगीत की तरफ? संगीत मेरे अंदर था शुरू से, जैसे मैंने बताया, पिताजी दादाजी से ही आया होगा डेफिनेटली वो। बट हाँ, उसको कमर्शियल वे में लेना, उसको अपना प्रोफेशन बनाना, ये बहुत बाद में निश्चित हुआ। मैं 8th में था, तब से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया, क्योंकि जो नॉर्मली बच्चे गाते हैं तो लगता है ना घर वालों को। सीखना शुरू किया क्लासिकल म्यूज़िक मैंने स्टार्ट किया श्री राम संगीत महाविद्यालय में। मैंने वहाँ से विशारत किया। फिर MA मैंने कमला देवी से किया काफ़ी बाद में, और उस बीच अलग अलग गुरुओं का सानिध्य मिलता रहा। बसंती मोती सर के पास भी गया, मानुकर मैम थी श्री राम संगीत महाविद्यालय में, उनसे भी पर्सनल मैंने सीखा। T उन्नीकृष्णन सर थे, भिलाई में उनका निवास था, और वो बेसिकली खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के वॉइस कल्चर डिपार्टमेंट के डीन थे, तो उनसे वॉइस कल्चर सीखा। तो ऐसे अलग अलग गुरुओं से अलग अलग समय पे आशीर्वाद मिला। सबसे पहला जो स्टेज शो था आपने छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे किया था, मतलब कौन सी जगह थी वो? देखिए, स्कूल में था, तो मुझे याद है पुरानी बस्ती में सरस्वती। नहीं, स्कूल का नहीं, जैसे एज अ प्रोफेशनल पहला शो था मेरा कुंदन पैलेस में। हाँ जी, हाँ, रंगीला ऑर्केस्ट्रा करके उस समय हुआ करता था। कब की बात है ये बात होगी 2003 की, 2-3 की बात होगी। अच्छा। तो पहला शो वहाँ था मेरा, मैरिज का शो था, हिंदी ऑर्केस्ट्रा से मेरी शुरुआत हुई, तो पहला शो मैंने किया था कुंदन पैलेस में। अच्छा, बॉलीवुड ही गाया करते थे आप पहले? हाँ, पहले से ही मेरा रुझान जो है वो क्लासिकल और गज़लों और मेनली बॉलीवुड म्यूज़िक की तरफ था। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की तरफ जो आपने संगीत दिए हैं, वहाँ पर आपका रुझान कैसे आया, कैसे आना? देखिए, हूँ बेसिकली छत्तीसगढ़िया, हम घर में छत्तीसगढ़ी में ही बात करथन, और गाँव घर भी है, तो सब तीज त्यौहार गाँव में होते, तो एक शुरू से मन में रही
से जब ऑर्केस्ट्रा में भी गाऊँ ना, तो मन में ये बात रही से कि अपन कैसेट निकलना चाहिए, अपन नाम होना चाहिए गाना के नीचे, देखने का मतलब फोटो लगी होनी चाहिए, अपन मौलिक गाना है। तो वो छत्तीसगढ़ में चूंकि मैं ऑर्केस्ट्रा में गाता था, तो म्यूजिशियंस लोगों से मेरी पहचान हुई। बब्बी भैया बहुत अच्छे यहाँ अरेंजर और गिटारिस्ट हुआ करते हैं, सूरज भैया, इन लोगों से मुलाकात हुई। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप फिर वहाँ से मैं स्टूडियो का मैंने रुख किया, तो वहाँ कोरस गाता था। जितने भी बड़े सिंगर हैं अभी यहाँ पे, लगभग सबके गानों में मैंने कोरस किया होगा। उनके लिए मैं डमी रिकॉर्ड करता था। ऐसा स्टेप बाय स्टेप फिर डमी कोशिश करता था कि डमी ऐसा गाऊं कि उसमें से एक आध गाना लोग मुझसे गवा लें। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई हैं। अच्छा, अनुराग जी, आप एक प्लेबैक सिंगर भी है, कंपोजर भी है, और उसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। और अभी रिसेंटली आपकी फिल्म बली है चल रही है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा भा रही है। तो अपने कैरेक्टर को लेके क्या कहना चाहेंगे? बली में लोग उसे बहुत ज़्यादा ना, वो कांतारा फिल्म जो आई थी उससे रिलेट करके देख रहे हैं कि अनुराग शर्मा तो बस वो कांतारा वाला ही वो सीन याद दिला दिया बली में। नहीं, देखिए, कांतारा फिल्म से तो कोई लेना देना नहीं है बली का, बट हाँ, चूंकि शायद कहीं कुछ रूमर्स थे उस चीज को लेकर। वो थे। अब वो एक्चुअली होता क्या ना, लोग रील्स देख के खुद से माइंडसेट कर लेते हैं कि वैसा कुछ होगा, बट कांतारा की स्टोरी से बिल्कुल अलग स्टोरी है। चूंकि उसमें भी वो शर्टलेस थे और काफी उसमें खून बॉडी में उनके भी लगा था, घुंघरालू बाल थे, चेहरा मिल रहा है, चेहरा उनसे, हाँ, तो वो उसके कारण लोगों को लगता था, बट वैसा कुछ नहीं। बली का एकदम फिल्म है। जैसी लोकप्रियता बली को मिल रही है आज भी, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप किसी से पूछने जाएं कि बली में सबसे जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है वो कौन सा है, तो हर किसी की 100 में से 90 लोगों की जुबान पर है कि बली का कैरेक्टर, अनुराग शर्मा का कैरेक्टर। जैसे कि आपने अपनी गायकी से लोगों का दिल तो जीता था, अब बली का जो कैरेक्टर उसने भी लोगों का दिल जीत लिया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस ईश्वरीय कृपा है ये। मैं हमेशा ये कहता हूँ, और अभी तो बहुत स्ट्रांगली ये मानता हूँ, सिर्फ बोलता नहीं हूँ। आप लोगों के साथ साथ खुद को भी मैं ये याद दिलाता हूँ बोल के कि ये सब भगवान की दया है। एक्टिंग मैंने कभी सीखी नहीं है, ऑब्जर्व कर करके अपने से बेहतर लोगों को जो मैं सीख पाया वैसे ही रहा है। तो डायरेक्टर के मन में ये बात आनी, मैं बेसिकली गंगा सागर पंडा उसके डायरेक्टर हैं फिल्म के, तो उनके साथ मेरी सिटिंग्स होती थी फिल्म के गानों को लेके। बट एक बार मैंने उनके सामने कुछ ऐसा मिमिक किया, तो उनको पता नहीं क्लिक किया कि यार ये आदमी वॉइस मॉड्यूलेशन भी जानता है, इसका स्ट्रक्चर भी वैसा है। बट वो चिंतित थे मुझे कास्ट करने के बाद भी कि ये कर पाएगा कि डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। जितना बजट इस फिल्म के VFX का, उतने में तो यहाँ फिल्में बन जाती छोटी मोटी। अच्छा, हाँ, तो इतने बड़े महत्वाकांक्षी फिल्म में आपको एज ए लीड लेना, बली कैरेक्टर ही मुझे लेना, मैं आभारी हूँ। नाम से मतलब फिल्म है। हाँ, तो मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी, और ईश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने सामर्थ्य दिया कि मैं वो जिम्मेदारी निभा पाया। लोग पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में पहली फिल्म, आपकी डेब्यू फिल्म कौन सी थी? डेब्यू तो अगर ऐसा कहें तो चूंकि सिंगर हूँ, तो एक संजू के दुल्हन एक फिल्म आई थी, जी, राजेश झांझी जी के सुपुत्र, उसमें भी लक्ष्य था। तो उसमें कोई एज ए एक्टर नहीं था, मैंने गाने गाए थे उसमें। तो उसमें कुछ हमने एक गाना शूट किया था, जो जैसे बंजारों वाला जो गाना होता है ना, तो उसमें कुछ क्लिप्स आई थी। एज ए लीड बली ही मेरी पहली फिल्म है। अच्छा, जिसे आपने डेब्यू किया, ऐसा कह सकते हैं? है ऐसा। आपने छत्तीसगढ़ और इंडिया के अलावा भी आपने शिकागो, USA, अमेरिका में भी शोज किए हैं, तो क्या आपने वहाँ पे छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स भी गाए हैं? मैंने छत्तीसगढ़ी ही गाने गाए वहाँ पे। अच्छा, स्टार्ट तो लोग सुनते थे वहाँ पे? मैं जिनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था, वो एक संस्था है नाचा, जी, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़िया एसोसिएशन। तो जितने लोग वहाँ हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो शो की शुरुआत जो है मैंने छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से ही की, और शो के काफ़ी गाने जो छत्तीसगढ़ी गाने मैंने छत्तीसगढ़ी में ही गाए। बट चूंकि कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट के लिए हम जाते हैं, हालांकि मुझे वहाँ सम्मान के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक कलाकार कहीं गया है, सिंगर, और वो गाना भी ना गाए, तो हमने काफ़ी मेहनत की। वहाँ के म्यूजिशियंस के साथ मैंने परफॉर्म किया। मतलब हम, वो बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। वहाँ के जो म्यूजिशियंस थे उनसे हम जूम मीटिंग में मैं लगातार मैं बने रहता था, हाँ, कि भाई ये गाना मैं गाऊंगा, ये स्केल है, ऐसा मूड रहेगा, ये रहेगा। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और कहाँ शोज किया आपने इंडिया से? शिकागो में ही था, वहाँ शिकागो में था। अच्छा, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इंडिया और वहाँ का? डेफिनेटली वहाँ बहुत अलग। देखिए, पहली बात तो है कि अपने स्टेट और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना किसी और देश में, वो अपने आप में बहुत सुखद अनुभूति है। जी। और वो भी अमेरिका जैसा देश। और वो भी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही रेयर ऐसे सिंगर्स हैं जो
शिकागो अमेरिका या बाहर जाके जिन्होंने जैसे ऐश्वर्या पंडित हो गई, आप हैं, बहुत ही रेयर ही सिंगर्स हैं छत्तीसगढ़ी गानों को लेके करने वाला आप कह सकते हैं कि मैं पहला हूँ हिंदी गानों के लिए। हाँ। बाकी तीजन बाई जी हैं और बड़े बड़े कलाकार हैं, मतलब थिएटर और जैसे पंडवानी या किसी पर्टिकुलर विधा को लेके रिप्रेजेंट लोगों ने किया है, बट अगर आप बात करें प्लेबैक सिंगर्स की तो शायद मैं पहला हूँ। आपने इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं, आप लोगों की ना भीड़ लग जाती है जब अनुराग शर्मा का जब बैनर पोस्टर लगता है ना, कि लोगों को पता होता है कि आज यहाँ अनुराग शर्मा परफॉर्म करने वाला है। तो कभी ऐसी कोई दिक्कतें आई किसी स्टेज शो में, किसी परफॉर्मेंस में? कभी होता है ना कि कोई एक मोमेंट होता है जो हमें याद रह जाता है हमेशा, कि कोई ना कोई दिक्कतें को आर्टिस्टों को सामना करना ही पड़ता है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम करना, स्पेशली नाइट शो, वो अपने आप में बहुत आपको उसके लिए करेज चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि शुरुआती दिनों से हमारे यहाँ, मतलब बहुत पहले से, चूंकि उस समय आने जाने की वैसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो रात रात भर नाचा गम्मत चलता था। तो आज भी जो गाँव एरिया है वहाँ लोग यही सोचते हैं कि रात भर प्रोग्राम चले। वो 10 से 4 वाला जो एक समय था, 10 से 4 नहीं होता था, वो 8 से सुबह 6 बजे तक होता था। अच्छा। जब तक वो, उसके लिए कहावत है कि जब तक उस ठेले में भजिया और जलेबी बनेगा तब तक प्रोग्राम चलेगा। तो वो दौर लोगों ने देखा है, लोग आज भी वैसी उम्मीदें करते हैं, बट ऐसा है नहीं, वो आसान काम नहीं है। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज़ मैं चाहूँगा कि लोग इस बात को सुने और समझें कि लोक कला मंच में और स्टार नाइट पे बहुत अंतर होता है। लोक कला मंच में बहुत से कलाकार होते हैं जी, राइट, और जिम्मेदारियां बटी हुई होती हैं, वन बाय वन परफॉर्म करते हैं, जिम्मेदारियां बटी हुई होती हैं। उसमें 12 मासी होता है तो आधा पौन घंटा वो निकल जाता है, उसमें प्रहसन होता है तो 1.5-2 घंटा उसमें निकल जाता है। बट जब हम स्टार नाइट करते हैं तो सारा दारोमदार एक व्यक्ति के ऊपर होता है, चाहे वो अनुराग शर्मा स्टार नाइट हो, चाहे अनुज शर्मा स्टार नाइट हो, चाहे XYZ कोई भी हो। उस टाइम पे लोग जो हैं, अगर मैं किसी और सिंगर को गाने भेजता हूँ ब्रेक के लिए कि भाई अब मैं हैं तो इंसान, 10 बजे शो अगर शुरू हो रहा है तो 2 बजे तक तो कंटिन्यूसली गा नहीं सकते, तो फिलर्स के लिए हम सिंगर भेजते हैं। तो उसमें भी वो इरिटेट हो जाते हैं कि अरे अनुराग शर्मा को सुनने हैं। अगर बैनर पर अनुराग शर्मा लिखा है तो हमें अनुराग शर्मा नाइट है, मतलब उनको सुनना है। तो ये संभव ही नहीं है कि कोई एक कलाकार सुबह शाम को 9-10 बजे से सुबह 6 बजे तक गाए। तो मैं यही आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप मुझे नहीं, किसी भी कलाकार को बुक करने के पहले ये जान ले कि उसका शो करने का पैटर्न कैसा होता है। भाई अगर मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं 3.5-4 घंटे का शो करता हूँ और मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, तो आप तभी बुक करिए मेरे को या मुझ जैसे किसी भी आर्टिस्ट को जब आपको 4 घंटे का शो चाहिए। अगर आपको लोक कला रात भर सुनना है तो वो संस्थाएं जो लोक कला मंच चलाती हैं, जिनकी वैसी व्यवस्थाएं हैं कि जो 5-5, 6-6 सिंगर बैठे हैं, प्रहसन कर रहे हैं, आप उनको बुक करिए। आपने एजुकेशन स्किल वगैरह क्या, स्कूल कॉलेजिंग कहाँ से किया? स्कूल मैंने कालीबाड़ी स्कूल से जो है स्कूलिंग की है। कॉलेज रायपुर के 100 में से 90 लड़के वहीं से होते हैं, कालीबाड़ी। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। रायपुर के 100 में से 90 सक्सेसफुल लड़के वहाँ से होते हैं। This is right. पूरा, क्योंकि कालीबाड़ी स्कूल जब हमारा एडमिशन हुआ तो उस जमाने में, मतलब इन 2090 उसमें बहुत बड़ी बात होती थी, 95-96 की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम छोटे थे तो कालीबाड़ी में अगर एडमिशन हो गए तो वो आदमी बहुत कॉलर तन के चलता था। पेरेंट्स को बड़ा खुशी होती थी कि हमारा बच्चा कालीबाड़ी में पढ़ रहा है। 96 की मैं बात कर रहा हूँ, 95 में मेरा एडमिशन हुआ था। हाँ, 95 में तो उस समय आपको एग्जाम देना पड़ता था, अगर आप एग्जाम क्लियर करेंगे तब आपको एडमिशन मिलेगा। तो कालीबाड़ी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा सौभाग्य। फिर दुर्गा कॉलेज से मैंने बीकॉम किया, वो भी 100 में से 90 लड़के वहीं से होते दुर्गा। और फिर पीजी जो है मैंने कमला देवी से, खैराखड़ विश्वविद्यालय से म्यूजिक में किया। अच्छा, जैसे कि कभी सिंगिंग के विधा में आप रहे तो जो आपकी वाइफ थी, आपकी माता थी, आपकी माँ, उन्होंने आप सपोर्ट किया आपको? कि पूरा परिवार ऐसा नहीं कहा कि तू क्या ये गायकी में जा रहा है, कुछ अच्छा जॉब कर ले, पढ़ा लिखा है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में चला जा, कुछ बिजनेस कर ले, ऐसा कभी नहीं कहा? ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मैंने कई बार प्रयास किया। फ्रस्ट्रेशन में मैंने बहुत सारे काम किए। मैं मायाफे में भी कुछ साल मैंने 1-8 साल मैंने वहाँ भी जॉब किया। मैंने ठेकेदारी की, रोड बिल्डिंग, और इसकी दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में मैंने रेस्टोरेंट खोला। फ्रस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि मेरा मन म्यूजिक में रहता था हमेशा। फ्रस्ट्रेशन उस बात वो क्योंकि सोसाइटी में म्यूजिक का अब अलग है, उस टाइम पे उतना एक्सेप्टेंस नहीं था। तो जब हम कभी जाते थे, मैं ही खड़ा हूँ अगर अपने कजिन्स के साथ या दोस्तों के साथ, और बड़े बुजुर्ग आके बोले तुम क्या करते हो, तो बोले मैं TCS में हूँ, बोले तुम क्या करते हो, बोले मैं डॉक्टर हूँ। मेरे पास आते थे, तुम क्या करते हो, बोला गाना गाता हूँ, तो बोलते थे शौक नहीं पूछ रहे, तुम्हारा काम पूछ रहे हैं। तो वो एक जो लोगों को तो लोगों को जो एक जवाब देही थी ना, उसके चलते मैंने बहुत अपना समय बर्बाद किया। 2012 के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि दुनिया इधर से उधर हो
जाए मैं म्यूज़िक छोड़ के कुछ नहीं करूँगा, तो शायद आज। कभी ऐसा कभी लगा कि अब म्यूज़िक छोड़ देनी चाहिए, अब म्यूज़िक का साथ अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा वाला मोमेंट तो कभी ना कभी तो आया होगा? मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा। हाँ। मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी अब हो गए बेटा, अब कुछ काम कर ले, मतलब कुछ पेरेंट्स जो है वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं, बट हाँ डेफिनेटली मम्मी मेरे बड़े भैया सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है, आज मैं जहाँ हूँ आपके चैनल में इंटरव्यू दे रहा हूँ और जीवन में मेरे जो अच्छा है उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है, सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट किसी ने दिया वो बड़े भैया का है। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे मन में था कि बहुत कम एज में जब आप थे तो आपके पापा गुजर गए थे उस समय, तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ों से आप बाहर निकलने में आपको काफ़ी वक्त लगा, वो क्या घटना थी, वो अचानक कैसे हुआ था वो चीज़? तबीयत पापा की ख़राब थी और आज के मुझे लगता है हम बड़ा अफसोस होता है कि आज हम मेडिकली जहाँ पे हैं, जो सुविधाएं हैं, शायद वो उस ज़माने में होती या हमारी परिस्थितियाँ उस ज़माने में वैसी होती, शायद आज पापा होते। बट ठीक है, जो हुई है वही जो राम रची राखा। मैं तो बच्चा था, 6th में था मैं जब वो गए, 6वीं क्लास में थे। तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो बड़े भैया का एक अहम किरदार आपके जीवन में रहा, एज अ पिता बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग किरदार निभाए हैं। अच्छा। जब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी तो उन्होंने पिता का किरदार निभाया, जब फिर बड़े भाई का किरदार निभाया, फिर जब हमारी शादी हो गई तो एक दोस्त का किरदार भी निभाया। अच्छा। सारी चीज़ें जो है मतलब समय समय पे जब हमारी ज़रूरतों के लिए उन्होंने सारा अलग अलग रोल प्ले किया हमेशा। कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ बड़े भाई का हाथ है, ऐसा मान सकते हैं? पहला हाथ तो डेफिनेटली मेरे बड़े भाई का, फिर वाइफ का भी है। बहुत किस्मत वाली बात है कि बहुत कम लोगों को ऐसा कहने को मिलता है। पहले की जो छत्तीसगढ़ी संगीत थी और आज की जो छत्तीसगढ़ी संगीत है उसमें बदलाव क्या आए हैं? देखिए समय के साथ ना साउंडिंग चेंज होती है। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में और एल्बम्स में अब साउंडिंग बदला है। पहले हम बहुत ज़्यादा एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते थे, अब तो एआई आ गया है। एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट के इजी हो गई है अब ज़्यादा। हाँ इजी भी हो गई है और आपको कम मेहनत में बहुत फाइन साउंड्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, तो वो एक बदलाव आया है। बाकी छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक में एक चीज़ तो है कि छत्तीसगढ़ की जनता आज भी घूम फिर के उन्हीं तरीक़ों के गानों को प्यार मोहब्बत देती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। नए गाने तो बन ही रहे हैं, लेकिन लोग आज भी वो जो अपने 90s वाले सॉन्ग है उन्हें रेट्रो मिक्स में डाल के आके कहीं ना कहीं वही सॉन्ग ही तो चल रहे हैं, बस हम उसमें थोड़ा रिमिक्स डाल दे रहे हैं, रेट्रो में डाल दे रहे हैं, लेकिन बोलते ना लगाव अभी भी उन 90s वाले सॉन्ग्स में ही है। वो एक्चुअली कहीं ना एक मिट्टी की खुशबू है, वो छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक की पहचान है। आज हम लोग कोई गाना हिट कर ले 100 मिलियन भी चले जाए, और जो पुराने गाने हैं पता ले जा रे और वारी मोर पड़की मैना और बकरी के तुम मारना, ये सब से याद आया कि आपके बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे यूट्यूब पे भी है और जियो सावन पे भी है, मैंने देखा है मिलियंस पे गए हैं। ऐसा कोई एक सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप उसे ही गुनगुनाना पसंद करते हो? बहुत सारे गाने हैं, जैसे अभी सुनाता आपको वो गाना हो जो लोगों ने ज़्यादा सुना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बुध पथरागे कुछु नहीं सुहावे ओखर सुरता माँ, चंपा चमेली का मोगरा बिछा दो ओखर रसता माँ, ये बगीचा के फुलवा महक जा मोर मैना भैया है ना। तो ये गाना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इस गाने को हमने 2 बार बनाया। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके का भाव जैसे लिरिक्स इस गाने में है लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी तक नहीं पहुंचा है, बट जब इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी खुद को इतने ज़मीनी स्तर से जोड़े रखना मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। जब आपको जब आप ये जानते हैं एक्चुअली कि जो कर रहे हैं आप और जो हुआ वो सब ईश्वरीय कृपा से होता है, आप बस चल रहे हैं, तो कोई ज़मीनी स्तर में जुड़े रहने में कोई भूल। जब आपको लगता है कि हम ब्रह्मास्मि टाइप का कि मैंने ये किया, मैंने इतने हिट गाने दिए, तो शायद दिक्कत होती होगी लोगों को, बट मैं ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फेवरेट प्लेबैक सिंगर कौन है आपका, यहाँ या बॉलीवुड? बोथ। देखो मेरे साथ ना एक बहुत अच्छी चीज़ रही है ईश्वर की कृपा से, और इसीलिए मेरे गानों में वर्सटैलिटी दिखती है कि
हर इंसान को मैंने टूट के प्यार किया है, चाहे वो रफ़ी साहब हो, चाहे किशोर कुमार हो, चाहे मन्ना दा हो, चाहे हरन साहब हो, चाहे गुलाम अली खान साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, सबको इतना, सुरेश वाडकर जो इतना, क्योंकि क्या है फेवरेट क्या होता है, ये लोग तो हमारे लिए गुरु तुल्य ईश्वर तुल्य लोग हैं, इनको सुन सुन के हमने सीखा है। तो आज मन रमा है मेघारे में, कल मन आ जाता है रफ़ी साहब के किसी गाने में, परसों किशोर दा को सुन के लगता है यार कोई आदमी ऐसा कैसे गा सकता है, फिर हरिरान साहब को सुन के सिंगर्स थे वो लोग तो बहुत ज़्यादा। मैं सोनू निगम जी हैं, के हैं, अरिजीत सिंह है, सबको सुन के अति आनंद लिया है मैंने म्यूजिक का, और मैं ले रहा हूँ, और ईश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बुद्धि और ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं अच्छे संगीत का सम्मान कर सकूँ, सुनूं। सबके सब फेवरेट हैं, कोई एक भी। अनुराग शर्मा एंटरटेनमेंट का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा जो लोगों को देखने को मिलेगा? अभी मेरा एक गाना बहुत हिट गाना था, तो राखी हमारी दीवानी, उसका पार्ट 2 हम कर रहे हैं, और अब उसमें अभी 3 गाने मेरे आएंगे एज अ एक्टर ऑल्सो, मतलब उन गानों में मैं खुद ही एक्ट करूंगा। वो लीड एक्ट्रेस आपके छत्तीसगढ़ से ही कोई रहेंगी? छत्तीसगढ़ से ही डेफिनेटली। अच्छा, मुझे लगता है जब मेरे छत्तीसगढ़ में इतनी खूबसूरत कन्याएं हैं और जो अच्छा काम कर रही हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो आपके मित्र हैं, तो फिर किसी और को बुलाने का औचित्य ही नहीं बनता। जो न्यू कमर्स है, जो आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और आपके जैसे ही सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सिर्फ यही मैसेज है भाई, सीखिए और इज़्ज़त करिए अपने से बेहतर आर्टिस्ट की। जनरली आजकल मैं देख रहा हूँ जेनजीज में प्रॉब्लम होती है कि एक गाना हिट हो जाता है और उनको लगता है कि हम तो हवे में उड़ने, वो एक आदत लाएंगे ना, तो उसमें किसी का नुकसान नहीं, आपका ही नुकसान है। जो आदमी, जिस आदमी का आप नाम जानते हैं, जिस कलाकार का आप नाम जानते हैं, उसने बहुत मेहनत करके और बहुत परिश्रम करके वो जगह बनाई है। सिर्फ एक गाना हिट हो जाने से आप उनके समकक्ष नहीं जा सकते, आप उनसे बेहतर हो सकते हैं, बट वो हैं, उनकी मेहनत, और उनके, अगर कोई आपसे बड़ा है, सीनियर है, तो उसको इज़्ज़त दीजिए, उनको इज़्ज़त दीजिए, और उनके अच्छे, अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी इज़्ज़त करिए, तो और सीखिए म्यूज़िक, तो अपने आप हो जाए। एक रैपिड फायर खेलेंगे, एक शब्द में विदिन अ सेकेंड रिप्लाई करना है आपको। पसंदीदा गायक? सब। पसंदीदा अभिनेत्री छत्तीसगढ़ में? हाँ, छत्तीसगढ़ में मुझे अनिकृति चौहान पसंद, मतलब मुझे लगता है कि उन बहुत काफ़ी बढ़िया काम किया उन्होंने। पसंदीदा गीत छत्तीसगढ़ी जो दिल को छू जाए? तोर मिठ मिठ बोल महाराजा। चाय या कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी। स्टेज शो और स्टूडियो रिकॉर्डिंग? बोथ। एक शब्द में अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही प्यार देते रहे। अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? कुछ नहीं। तो ये थे अनुराग शर्मा जी, जो एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, अभिनेता है, कंपोज़र हैं, कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड हैं ये। तो इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और मैं माधवी आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। देखते रहिए CG भास्कर। धन्यवाद।